बच्चों, कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम पढ़ रहे थे हमारी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 14। बच्चों, पाठ 14 में हमने पढ़ा कविता वसंत ऋतु। बच्चों, जैसा कि हमने कल पढ़ा था कि हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, जिनमें से वसंत ऋतु को हम ऋतुराज भी कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ऋतुओं का राजा। बच्चों, जैसा कि इसका नाम है उसी तरह यह सही में ऋतुओं का राजा होता है, क्योंकि इस मौसम में, इस ऋतु में, ऋतु का मतलब मौसम होता है, इस ऋतु में मौसम बहुत सुहावना होता है, चारों तरफ हरियाली होती है और पेड़ों में रंग बिरंगे फूल खिले होते हैं। बच्चों, चाहे वह फूल का पेड़ हो या फिर फल वाला पेड़ हो, सभी पेड़ों में फूल खिले होते हैं। यहाँ तक कि आम के बौर भी इसी मौसम में आते हैं, इसलिए चारों तरफ का माहौल बहुत ही खुशनुमा होता है। हवा में भी खुशबू होती है, क्योंकि पेड़ों में फूल बहुत होते हैं, उसकी वजह से हवा भी खुशबूदार होती है। और मौसम भी हम जो महसूस करते हैं वह हमारे तन मन को भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि ना इस समय बहुत गर्मी होती है ना बहुत ठंड होती है। इसलिए यह मौसम जानवर हो चाहे इंसान, सभी के लिए बहुत अच्छा होता है। तो बच्चों, हमने कविता में वसंत ऋतु के बारे में लिखा। हमारे पास यहाँ एक कविता है जो बहुत ही सुंदर है और इसमें इस कविता की पंक्तियों द्वारा हमें पूरा वसंत ऋतु का चित्रण किया गया है कि किस तरह इसमें फूल खिले रहते हैं और भंवरे डाल डाल पर झूला झूलते हैं और किस तरह से कोयल मस्त होकर के गाना गाती है और हवा में भी महक होती है, जिसकी वजह से हवा इछलाती है और उसके बाद हमारा तन मन भी एकदम खुश हो जाता है, क्योंकि हमारे तन मन को भी मौसम बहुत सुहावना लगता है। और बच्चों, इस कविता को लिखी है सोहनलाल द्विवेदी ने। तो बच्चों, इस कविता को एक बार फिर हम पढ़ते हैं। कल हमने पढ़ा और समझा था और जो शब्द थोड़े मुश्किल लग रहे थे उनका अर्थ भी हमने समझा था। तो चलिए एक बार फिर इसका कविता को लय में पढ़ते हैं, फिर उसके बाद हम जो कठिन शब्द हैं उनको एक बार फिर से दोहराएंगे, फिर आगे का पाठ पढ़ेंगे। तो बच्चों, यह है पाठ 14 वसंत ऋतु। वसंत ऋतु, वसंत ऋतु। बच्चों, यह एक कविता है, इसमें वसंत ऋतु का चित्रण किया गया है। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इछलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। बच्चों, एक बार फिर पढ़ते हैं। फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना, डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। महक महक कर चहक चहक कर हवा यहाँ इछलाती है, तन खुश होता मन खुश होता जब वसंत ऋतु आती है। बच्चों, इस कविता को सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा है। बच्चों, कितना सुंदर यह कविता है, जिसमें फूल फूल पर इतने सारे फूल खिले होते हैं और हर फूल फूल पर और फूलों की पेड़ों की डाल डाल पर कौन गाते हैं गाना? भंवरे गाते हैं। बच्चों, यहाँ पर भंवरे लिखा है क्योंकि यह जो कविता है उससे लय मिलाने के लिए भंवरे लिखा है, नहीं तो हम भंवरे को भंवरे लिखते हैं। जैसे कि भंवरे यहाँ पे लिखा है भंवरे, इसे हम भंवरे लिखते हैं, इसे हम भंवरे लिखते हैं। तो यहाँ पे चंद्र बिंदु व रे, भंवरे, भंवरे को हम भंवरे लिखते और पढ़ते हैं। तो जो भंवरे होते हैं, जैसा कि हम जानते हैं कि भंवरों का काम होता है फूलों के आसपास मंडराना। जब जहाँ फूल होते हैं वहाँ आप भंवरे लिखेंगे और उनके आसपास मंडराते रहते हैं। तो जब इस मौसम में चारों तरफ बहुत सारे फूल खिले होते हैं, तो जो भंवरे हैं फूल फूल पर, एक फूल से दूसरे फूल पर और पर
झूल झूल कर मस्ती से इधर उधर घूम रहे होते हैं। मतलब वह फूलों पर एक ही फूल पर नहीं स्थिर रहते, बल्कि एक फूल से दूसरे फूल पर घूम घूम करके झूला झूल रहे होते हैं। इतने मस्त होते हैं, इतने खुश होते हैं, क्योंकि मौसम ही कुछ ऐसा होता है बच्चों, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ना सिर्फ फूल वाले जो खुशबू वाले फूल होते हैं वही खिले होते हैं, बल्कि उसके अलावा जो फलदार पेड़ होते हैं, जैसे फसल होती है, उसमें भी इस समय फूल खिले होते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं सरसों का खेत। बच्चों, सरसों के खेत में आपको पूरी हरियाली हरा दिखाई देगा और उसके ऊपर फूल पीले खिले दिखाई देंगे। इतना आपको सोच करके भी कितना खूबसूरत लगता है। तो यहाँ पे भी हम फूलों को देख करके भंवरे और कोयल सब बहुत खुश हो रहे हैं। तो पहले भंवरे जो है इनका काम होता है फूलों पर मंडराना। यहाँ पर फूलों पर ना सिर्फ ये मंडरा रहे हैं, बल्कि झूल करके मस्त होकर के गाना, जैसा कि हम जानते हैं भंवरे एक तरह का स्वर निकालते हैं। वह जो उनका स्वर होता है वह ऐसे प्रतीत हो रहा है जैसे वह खुशी के मारे गाना गा रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है डाल डाल पर पात पात पर कोयल का स्वर मस्ताना। कहते हैं इस मौसम में आम के बौर भी निकलते हैं। आम के बौरों को देख करके कोयल बहुत खुश होती है। उसके बौर क्या फूल निकलते हैं और उन फूलों से फिर बौर फल निकलता है। तो उन फूलों को देख करके पेड़, ज़्यादातर कोयल पेड़ की आम के पेड़ों के ऊपर रहती है और इस समय जब बौर निकलते हैं तब वो अधिकतर गाना गाती हुई आपको सुनाई दे जाएगी, दिख जाएगी। तो यहाँ पे कोयल भी बहुत खुश है क्योंकि पेड़ों में बौर निकले हैं या फूल निकले हैं और वह मस्त होकर के गाना गा रही है। महक महक कर, चहक चहक कर हवा यहाँ इठलाती है। ना सिर्फ भंवरे कीट फतिंगे या फिर आपके चिड़िया ही खुश है, बल्कि उसके अलावा यहाँ पे जो हवा है, जो हवा चल रही है वो भी बहुत मस्त है, क्योंकि उसके अंदर भी एक तरह का घमंड आ गया है। क्योंकि जो फूलों की खुशबू है हवा में भी मिल करके हवा को खुशबूदार बना रही है। तो हवा को भी अपने ऊपर घमंड हो गया है कि मेरे में भी खुशबू आ गया है। तो मतलब सब लोग यहाँ पे मस्त हैं और मस्त होकर के, खुश होकर के कि कोई गाना गा रहा है, कोई झूम रहा है, सब अपने अपने में मस्त हैं। तन खुश होता, मन खुश होता जब बसंत ऋतु आती है, क्योंकि हमारे तन मन को हमको कुछ चीज़ें देख के बहुत अच्छी लग रही है और हमें जो मौसम हमारे शरीर को सुकून पहुंचा रहा है वो भी हमें बहुत अच्छा लग रहा है। तो इसलिए हमारा तन और मन दोनों बहुत खुश है। इसीलिए बसंत ऋतु का इंतज़ार हम सब करते हैं और इसके आने के बाद हम बहुत ही खुश होते हैं। तो बच्चों, यह थी हमारी कविता जिसे सोहनलाल द्विवेदी ने लिखा था। हमने इस कविता को कल पढ़ा था और आज एक बार फिर दोहराएंगे। यहाँ पे कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, जैसे कि मैंने यहाँ लिखा भंवरे। भंवरे मतलब बच्चों यहाँ पे कवि ने एक लय देने के लिए भंवरे को भौरे लिखा हुआ, नहीं तो हम इसे भंवरे लिखते हैं। उसके बाद दूसरा हमारे पास है, यह पहला, और दूसरा है डाल डाल पर। डाल डाल पर, एक डाल से दूसरी डाल पर। तो यहाँ पे डाली हो गया, डाली डाली। डाल डाल पर मतलब एक डाल से दूसरी डाल पर। डाली डाली पे घूम घूम के भौरे गाना गा रहे हैं। फिर पात पात पर, पत्ते, पात मतलब पत्ते, एक पत्ते से पात, मतलब एक पत्ते से दूसरे पत्ते तक घूम रही है। उसके बाद है स्वर, चौथा हो गया स्वर। स्वर का मतलब होता है आवाज। आवाज, जो के नीचे बिंदी, स्वर का मतलब आवाज। उसके बाद हमारे पास है पांचवा मस्ताना। मस्ताना, मस्त होकर या मौज मस्ती में, मस्ती मौज से भरा, मौज से भरा हुआ। मस्ती में मतलब मस्ताना मतलब मस्ती, मौज से भरा हुआ। फिर
गया आपका महक। महक का मतलब है खुशबू। महक का मतलब है खुशबू। महक का मतलब है यहाँ खुशबू। इठलाती यानी नखरे दिखाती। 7 है ई मतलब नखरे दिखाती। नखरे, नखरे दिखाती। तन मतलब शरीर और ऋतु का मतलब है मौसम। तन मतलब शरीर और ऋतु का मतलब मौसम। जैसा कि हमने पढ़ा हमारे देश में 6 ऋतुएं होती हैं, जिनमें से हम में से सबको, किसी को ठंड अच्छी लगती है, किसी को गर्मी, किसी को शीत ऋतु और या फिर किसी को बारिश। लेकिन ये है कि इन सब ऋतुओं में से हमें बसंत सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि इसमें इस ऋतु में बहुत सारे त्यौहार भी मनाए जाते हैं। यह फसल कटने का समय होता है और इसमें हमारा जो प्रकृति भी बहुत सुंदर दिखती है, क्योंकि इस समय हरे भरे पेड़ रहते हैं, खेत में भी हरियाली रहती है और उस हरियाली में उन पेड़ों में भी फूल खिले होते हैं। तो चारों तरफ हम जहाँ पर भी हमारी नज़र पड़ती है, हर तरफ हमें हरा ही हरा दिखाई देता है और रंग बिरंगे फूल दिखाई देते हैं। और वो फूल सिर्फ दिखाई ही नहीं देते, बल्कि फूलों की जो महक है वो भी हमें हवा में महसूस होती है। और हमारे शरीर को भी यह मौसम बहुत भाता है, क्योंकि ना बहुत ठंड होती है, ना बहुत गर्मी होती है। तो बच्चों, यह था हमारी कविता। इस कविता को आप याद करेंगे और अपनी कक्षा में सुनाएंगे। तो बच्चों, आज अब हम करेंगे अभ्यास कार्य। अभ्यास कार्य में बच्चों हमारे पास सबसे पहले है मौखिक। जैसा कि हर पाठ में होता है, मौखिक मीन्स मतलब पढ़ करके या समझ करके, पढ़ करके या बोल करके समझना। तो पहले हम इसको दोहरा लेते हैं। भौरे, 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 डाल डाल, डाली डाली, पात पात, पत्ते पत्ते, स्वर आवाज, मस्ताना मस्ती, मौज से भरा, इठलाती नखरे दिखाती, महक खुशबू। तो बच्चों, भौरे, भंवरे, डाल डाल, डाली डाली, पात पात, पत्ते पत्ते, स्वर आवाज, मस्ताना मस्ती, मौज से भरा, इठलाती नखरे दिखाती। तो बच्चों, यह के शब्द अर्थ आप इसे भी याद कर लीजिएगा, ताकि आपको पाठ को समझने में आसानी है। इसके बाद हमारे पास है मौखिक प्रश्न। मौखिक प्रश्न मतलब हम इसको पढ़ करके या बोल करके समझेंगे। तो हम अब करेंगे अभ्यास। अभ्यास में हमारे पास है मौखिक प्रश्न। अभ्यास अब हम करेंगे मौखिक। मौखिक में हमारे पास है प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, अब हम पढ़ेंगे मौखिक। पहला मौखिक में प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर दो। इन प्रश्नों के उत्तर दो। इन प्रश्नों के उत्तर दो। तो बच्चों, भौरे। बच्चों, कब वसंत ऋतु आने पर भंवरे क्या करते हैं? वसंत ऋतु आने पर भंवरे क्या करते हैं? बच्चों, वसंत ऋतु आने पर भंवरे क्या करते हैं? वसंत ऋतु आने पर भंवरे फूलों पर झूल झूल कर गाना गाते हैं। वसंत ऋतु आने पर, तो प्रश्न कब? प्रश्न क्या है? वसंत ऋतु आने पर भंवरे क्या करते हैं? भंवरे क्या करते हैं? उत्तर है
वसंत ऋतु आने पर भंवरे डाल 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 पर भंवरे डाल डाल पर भंवरे डाल डाल पर भंवरे फूलों वसंत ऋतु आने पर भंवरे फूलों की पर झूल झूल कर फूलों पर झूल झूल कर गाना गाते हैं। तो बच्चों, वसंत ऋतु आने पर भंवरे क्या करते हैं? वसंत ऋतु आने पर भंवरे फूलों पर झूल झूल कर गाना गाते हैं। तो बच्चों, वसंत ऋतु आने पर भंवरे फूलों पर झूल झूल कर गाना गाते हैं। वसंत ऋतु आने पर भंवरे फूलों पर झूल झूल कर गाना गाते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा क्या है? वसंत ऋतु आने पर भंवरे क्या करते हैं? वसंत ऋतु आने पर यह हम उत्तर से ही लिखेंगे, फिर यहाँ पे भंवरे भी लिखेंगे, भंवरे तक। उसके बाद क्या की जगह लिखेंगे? फूलों पर झूल झूल कर गाना गाते हैं। क्या की जगह फूलों पर झूल झूल कर गाना गाते हैं, इतना लिखेंगे। ठीक है। तो वसंत ऋतु आने पर भंवरे क्या करते हैं? वसंत ऋतु आने पर भंवरे फूलों पर झूल झूल कर गाना गाते हैं। तो पहला प्रश्न है बच्चों मौखिक। मौखिक में हमारे पास है वसंत ऋतु आने पर भंवरे क्या करते हैं? वसंत ऋतु आने पर भंवरे फूलों पर झूल झूल कर गाना गाते हैं। अब हम लिखेंगे प्रश्न 3। 2 ख। ख हमारे पास है ख। ख बच्चों, प्रश्न ख है कोयल क्या करती है? कोयल क्या करती है? कोयल डालियों और पत्तों पर बैठ मधुर स्वर में गाती है। कोयल डालियों और पत्तों पर बैठकर मधुर स्वर में गाती है। कोयल क्या करती है? कोयल क्या करती है? उत्तर कोयल कोयल क्या करती है? कोयल कोयल क्या करती है? डालियों डालियों और पत्तों पर कोयल डालियों और पत्तों पर बैठकर डालियों और पत्तों पर बैठकर मधुर मधुर गाना गाती है। कोयल डालियों और पत्तों पर बैठकर मधुर गाना गाती है। बच्चों, कोयल क्या करती है? कोयल
डालियों और पत्तों पर बैठकर मधुर गाना गाती है। पहला प्रश्न था वसंत ऋतु आने पर भौरे क्या करते हैं। यहाँ पहली दो जो पंक्तियाँ दी हुई है, फूल फूल पर झूल झूल कर भौरे गाते हैं गाना। ठीक है, तो वही हमने लिखा कि फूलों, हमने क्या लिखा, वसंत ऋतु आने पर फूलों पर झूल झूल कर भौरे गाना गाते हैं। तो हमारी पहली दोनों पंक्तियों से पहला उत्तर पता चलता है और दूसरी पंक्तियों और तीसरी पंक्ति से हमें पता चलता है कि कोयल क्या करती है। कोयल डाल डाल पर पात पात पर, कोयल डाल डाल पर पात पात पर बैठकर नीचे मधुर गाना गाती है या स्वर मस्तानी स्वर से गाना गाती है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि कोयल डालियों और पत्तों पर बैठ करके मधुर स्वर में गाना गाती है, मधुर स्वर में गाना गाती है। यहाँ हम लिखेंगे मधुर स्वर, स्वर में गाना गाती है। मधुर स्वर में, मधुर यानी मीठा, मीठा मीठे स्वर में गाना गाती है। उसके बाद हमारे पास तीसरा प्रश्न, वसंत ऋतु का हवा पर क्या असर होता है। वसंत ऋतु का हवा पर क्या असर होता है। वसंत ऋतु आने पर हवा ठंडाने लगती है, मतलब वसंत ऋतु आने पर हवा में भी खुशबू आ जाती है, इस वजह से उसे भी घमंड हो जाता है। वसंत ऋतु आने पर वसंत ऋतु आने पर हवा पर क्या, आने पर हवा पर क्या असर होता है। क्या असर होता है। वसंत ऋतु आने पर हवा पर क्या असर होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे उत्तर, वसंत ऋतु आने पर हवा भी इठलाने लगती है। वसंत ऋतु आने पर हवा भी इठलाने लगती है। वसंत ऋतु आने पर हवा भी इठलाने लगती है। तो बच्चों लिखें, वसंत ऋतु का हम पर क्या असर होता है। वसंत ऋतु में भी हम पर क्या असर पड़ता है, मतलब हमारे ऊपर क्या असर होता है। तो लास्ट दो पंक्तियों में दिया, वसंत ऋतु आने पर हमारा तन मन भी खुश हो जाता है। तो बच्चों वसंत ऋतु का हम पर क्या असर होता है। वसंत ऋतु आने पर हमारा तन मन भी खुश हो जाता है। तो हमारे पे क्या असर पड़ता है। वसंत ऋतु आने पर हमारा तन मन भी खुश हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे ग था, वसंत ऋतु आने पर हवा पर क्या असर होता है। वसंत ऋतु आने पर हवा भी इठलाने लगती है। वसंत ऋतु आने पर हवा भी इठलाने लगती है। वसंत ऋतु आने पर हमारा तन मन भी खुश हो जाता है। तो हमारा अगला प्रश्न है लिखित। लिखित में हमारे पास एक प्रश्न है लिखित, इसे हमें लिख कर समझना है। वसंत ऋतु आने
पर हम पर क्या हम पर क्या असर होता है, हम पर क्या असर होता है। वसंत ऋतु आने पर, वसंत यह एक लिखित का एक उत्तर, ऋतु आने पर हम हमारा तन मन खुश हो जाता है। हमारा तन मन भी खुश हो जाता है। तो बच्चों, जैसा कि मैंने बोला, वसंत ऋतु आने पर हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है? वसंत ऋतु आने पर हमारा तन मन भी खुश हो जाता है, क्योंकि हमारे तन मन में भी वो जो सुहावना मौसम होता है उसका असर पड़ता है, क्योंकि उस समय ना बहुत ठंड होती है ना बहुत गर्मी होती है। इसलिए हमारे तन मन में भी आपको भी बहुत आराम मिलता है और हम भी बहुत खुश हो जाते हैं। तो इस तरह से बच्चों यह था मौखिक और लिखित प्रश्न उत्तर। आगे हम पढ़ेंगे पढ़ो और समझो। बच्चों आगे है पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। पढ़ो और समझो। यहाँ पे हमारे पास है फूल। बच्चों यहाँ पे हमारे पास कुछ शब्द दिए गए हैं जिसके दो अर्थ दिए गए हैं। बच्चों हमने पहले भी पढ़ा है कि अब किसी शब्द के जैसा अर्थ होने का मतलब होता है समानार्थी शब्द। तो यहाँ पे इन शब्दों के दो और मतलब दिए गए और एक से अधिक शब्द होने का मतलब होता है पर्यायवाची। मतलब कि यहाँ पे हम जो पढ़ रहे हैं यह पर्यायवाची है, मतलब कि एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ या मतलब, इसे हम समानार्थी कहते हैं और समानार्थी का मतलब होता है पर्यायवाची। यहाँ पे एक ही शब्द के एक से अधिक अर्थ दिए गए, इसे हम पर्यायवाची कहते हैं। तो आइए पढ़ते हैं और समझते हैं। जैसे कि यहाँ पे पहला है फूल। फूल इन्हें हम पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं, क्योंकि फूल के यहाँ पे दो अर्थ हैं, एक है सुमन और दूसरा है कुसुम। सुमन और कुसुम। फिर उसके बाद दूसरा शब्द हमारे पास है हवा। हवा मतलब वायु, पवन। वायु और पवन। भौरे, भौरे, भंवरे, भंवरे, भ्रम। तन का हो गया शरीर और काया। शरीर और काया। तो बच्चों हमारे यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं और इसके हमारे पास दो दो अर्थ दिए हुए हैं। बच्चों जैसा कि मैंने बताया, दो अर्थ होने का मतलब है एक ही शब्द के दो दो अर्थ होने का मतलब है पर्यायवाची। हम इसे समानार्थी भी कहते हैं। जब एक ही शब्द के दो मतलब एक जैसे मतलब होते हैं तो हम उसे समानार्थी भी कहते हैं, लेकिन जब एक से अधिक अर्थ होता है तो वो पर्यायवाची होता है। तो यहाँ पे हम जो शब्द पढ़ रहे हैं यह इनके पर्यायवाची है। मतलब फूल, फूल के
दो अर्थ हो गए, एक सुमन, दूसरा कुसुम। फिर हमारे पास है हवा, हवा के दो अर्थ हो गए, एक वायु, दूसरा पवन। उसके बाद हो गए भौरे, भौरे का हो गया भंवरे और भ्रमर। उसके बाद तन, शरीर और काया। तो बच्चों यहाँ पे जो शब्द दिए गए हैं इसके एक से अधिक अर्थ हैं और इसका मतलब होता है पर्यायवाची। तो बच्चों इसी के साथ हम आज का वीडियो समाप्त करते हैं। बच्चों हमने आज मौखिक, लिखित और पर्यायवाची शब्द पढ़े। अगले वीडियो में हम आगे का अभ्यास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।